नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय में उतर रहे हैं। एक डिजिटल आर्काइविस्ट और रिसर्चर के तौर पर हम अक्सर डेटा की बात करते हैं, लेकिन आज हम एक असल डिजिटल आर्कियोलॉजी के स्टडी को डिकोड करेंगे। हम एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि जब सरकार लाखों पन्नों का कच्चा अव्यवस्थित रिकॉर्ड पब्लिक करती है तो उसे एक सर्च करने योग्य मीनिंगफुल डेटाबेस में बदलने में कैसी स्मारकीय तकनीकी चुनौतियां सामने आती हैं। तो चलिए सीधे आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। इसे आप आज के विश्लेषण का सिलेबस मान सकते हैं। हम 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, डेटा डंप की दुविधा। दूसरा, डिजिटल रिडक्शन में जो विफलताएं हुईं। तीसरा, ओपन सोर्स आर्काइव कैसे बना। चौथा, इस विशाल नेटवर्क का विजुअलाइजेशन। पांचवां, डेटा कहां से लाया जाए, इसकी नैतिकता। और अंत में इससे निकले संस्थागत सुधार। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, डेटा डंप की दुविधा या कहें रॉ डेटा का सामना करना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 35 लाख पन्ने। जी हां, 35 लाख। जनवरी 2026 में जब अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे ने ये दस्तावेज जारी किए तो ये कोई छोटा मोटा फोल्डर नहीं था। डिजिटल आर्काइविस्ट्स के सामने ये रॉ डेटा का एक ऐसा अराजक पहाड़ था जिसे सिर्फ स्टोर करना ही नहीं बल्कि आम लोगों के पढ़ने और खोजने लायक बनाना अपने आप में एवरेस्ट चढ़ने जैसा था। अगर आप डीओजे के ओरिजिनल रिलीज और बाद में बने ओपन सोर्स आर्काइव्स को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। डीओजे के डेटा में बहुत सी तकनीकी कमियां थीं। आप टेक्स्ट सर्च नहीं कर सकते थे, वीडियो फाइलें पीडीएफ के अंदर छिपी हुई थीं और एन्कोडिंग में इतनी गलतियां थीं कि शब्दों के बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है ओपन सोर्स कम्युनिटी की। उन्होंने इस कचरे को एआई पावर्ड सर्च, नेटवर्क ग्राफ्स और इंटरैक्टिव डेटा में बदल दिया। मतलब उन्होंने इस जानकारी को सही मायने में एक्सेसिबल बना दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डिजिटल रिडक्शन में विफलताएं और इसकी मानवीय कीमत। देखिए, इतने बड़े डेटा को हैंडल करना सिर्फ स्टोरेज की समस्या नहीं है। अकाडेमिक भाषा में एक टर्म है रिडक्शन विफलता। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप किसी संवेदनशील जानकारी को डिजिटल रूप से छिपाने या ब्लैकआउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकनीक में कोई खामी रह जाती है जिससे लोग उस जानकारी को दोबारा निकाल लेते हैं। डीओजे ने माना कि ये गलती सिर्फ 0.001% डेटा में हुई थी, लेकिन विश्वास मानिए, निजता के लिहाज से इसका असर बहुत ही विनाशकारी था। आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे। कोई बहुत बड़ी हैकिंग नहीं थी, ये एक साधारण सी कॉपी पेस्ट खामी थी जो 2021 के एक अदालती दस्तावेज से शुरू हुई। सरकार ने बस पीडीएफ में संवेदनशील नामों के ऊपर डिजिटल रूप से काला रंग फेर दिया। बस अब इंटरनेट का कोई भी आम यूजर उस काले हिस्से को कॉपी करके नोटपैड या किसी और ऐप में पेस्ट कर सकता था और लो, छिपा हुआ नाम साफ साफ दिखने लगता था। और इसका नतीजा, ये कोई छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। कम से कम 43 पीड़ितों के पूरे नाम दुनिया के सामने आ गए। बिना सेंसर की गई संवेदनशील तस्वीरें कुछ समय के लिए पब्लिश हो गईं और लोग मामूली कीवर्ड सर्च से घर के पते ढूंढने लगे। वकीलों ने इसे अमेरिकी इतिहास में निजता का सबसे भयानक उल्लंघन कहा, जिसकी वजह से अंततः फरवरी 2026 में इस वेबसाइट को हटाने का फेडरल अनुरोध करना पड़ा। अब चलते हैं तीसरे पड़ाव पर, ओपन सोर्स आर्काइव का निर्माण और कैसे इस पूरी अव्यवस्था में व्यवस्था बहाल की गई। अगर हम पारदर्शिता की इस टाइमलाइन को देखें तो चीजें बहुत तेजी से और काफी उथल-पुथल के साथ हुईं। नवंबर 2025 में ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। इसके तुरंत बाद दिसंबर और फिर जनवरी 2026 में डीओजे ने 35 लाख पन्नों का वो त्रुटिपूर्ण और विशाल डेटा रिलीज कर दिया। ऑफिशियल सिस्टम्स के फेल होने के बाद ओपन सोर्स डेवलपर्स ने दिन रात एक कर दिया और फाइनली फरवरी 2026 में एप्स्टीन एक्सपोज नाम का एक स्वतंत्र डेटाबेस लॉन्च हुआ। तो हमारा चौथा टॉपिक है नेटवर्क का विजुअलाइजेशन, यानी डेटा को सार्थक बनाना। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना इतना सारा डेटा बिल्कुल बेकार है ना। एप्स्टीन एक्सपोज्ड की कहानी सच में ध्यान खींचती है। इसे एरिक केलर नाम के एक छद्म डेटा इंजीनियर ने बनाया जो खुद बचपन में दुर्व्यवहार का शिकार रहे थे। उन्होंने एक ऐसा विज्ञापन मुक्त कम्युनिटी फंडेड प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसे चलाने में हर महीने लगभग $8,900 लगते हैं। इसमें एआई से तैयार किए गए दस्तावेजों के सारांश, इंटरैक्टिव फ्लाइट लॉग मैपिंग और लाखों डेटा पॉइंट्स को जोड़ने वाले नेटवर्क ग्राफ्स मौजूद हैं। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसी कड़ी में डिजिटल आर्कियोलॉजी का एक और बेहतरीन उदाहरण है जेमेल आर्काइव।
किनो एआई द्वारा बनाए गए इस ब्राउज़र बेस्ड आर्काइव ने 14 लाख से ज़्यादा फाइलों को ऐसे इंटरफेस में पेश किया जिसे इस्तेमाल करना किसी भी आम ऐप जितना आसान है। ये साफ दिखाता है कि जब हम पब्लिक ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो सिर्फ डेटा का होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस भी उतना ही मायने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें विषय की ओर, डेटा सोर्सिंग की नैतिकता, यानी अपनी सीमाएं तय करना। जब हम डिजिटल फॉरेंसिक या एकेडमिक रिसर्च करते हैं तो एथिक्स सबसे ऊपर आते हैं। एप्स्टीन एक्सपोज्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स के सोर्सिंग नियम बहुत सख्त हैं। आप देख सकते हैं कि वे केवल अदालती रिकॉर्ड्स और डीओजे ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत आए पब्लिक रिकॉर्ड्स को ही शामिल करते हैं। वहीं हैक किए गए ईमेल या प्राइवेट तरीके से लीक किए गए डेटा को वे साफ तौर पर रिजेक्ट कर देते हैं। सिस्टम का सही और निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए यह बाउंड्री तय करना नितांत आवश्यक है। इन आर्काइव्स के अध्ययन से एक बहुत ही ज़रूरी एकेडमिक कॉन्सेप्ट सामने आता है, रेप्यूटेशनल लॉन्ड्रिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी खराब और दागदार छवि को साफ करने का एक तरीका है। जहां लोग बड़े और प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों को भारी भरकम दान देते हैं, रिसर्चर्स आज इन्हीं डेटाबेसेस का इस्तेमाल करके ट्रैक कर रहे हैं कि कैसे अथाह पैसे ने एलीट विश्वविद्यालयों के एथिकल सिस्टम्स को पूरी तरह से बाईपास कर दिया था। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, संस्थागत सुधार की विरासत और आगे का रास्ता। आज अगर आप देखें तो शिक्षा जगत इन फाइलों का विश्लेषण किसी गॉसिप या सनसनीखेज न्यूज़ के रूप में बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसके बजाय इसे सिस्टमिक रॉट यानी प्रणालीगत भ्रष्टाचार को समझने के एक अकादमिक पाठ के रूप में देखा जा रहा है। ये पावर डायनामिक्स, लीगल लूपहोल्स और इंस्टीट्यूशनल धोखे का एक बहुत ही डीप और ज़रूरी अध्ययन है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे ठोस रिजल्ट क्या रहा? द एप्स्टीन रूल। ये अग्रणी विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया एक नया एथिक्स फर्स्ट थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम है। अब अगर कोई 10 लाख डॉलर से ऊपर का दान देता है या गुमनाम रहना चाहता है तो उसकी सख्त जांच अनिवार्य है। इसका सीधा मकसद शिक्षा के क्षेत्र से इस डार्क मनी के युग को हमेशा के लिए खत्म करना है। इस पूरे प्रयास को मैसेज टू द वर्ल्ड के इस पावरफुल कोट से बेहतर तरीके से नहीं समझा जा सकता। न्याय कोई अतिथि सूची नहीं है, सत्ता शिकार करने का परमिट नहीं है। ये फाइलें सिर्फ अपराधों के लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक रोड मैप है कि हमें अपने सिस्टम्स को, अपनी संस्थाओं को दोबारा कैसे बनाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी प्रणालीगत विफलताएं दोबारा ना हों। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे हम अपने इतिहास और कानूनी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहे हैं, हम संस्थागत पारदर्शिता की मांग और पीड़ितों की निजता के अधिकार, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। इस डिजिटल आर्कियोलॉजी केस स्टडी में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।